अभिषेक अपने चचेरे भाई को घर रखने के बाद क्यों पछता रहा था। 6 महीने हो गए थे अभिषेक और सनाया की शादी को। दोनों बहुत खुश रहा करते थे। अभिषेक तो रंग रूप में बस सामान्य ही था, लेकिन सनाया किसी हुस्न परी से कम नहीं दिखती थी। गोरा रंग, तीखे नैन नक्श, लंबा कद, छरहरी काया, स्टाइलिश, ऊपर से परिष्कृत रुचि से चयन किए गए ड्रेसेस उसकी सुंदरता में पूनम का चांद लग जाते थे। एक तरफ तो अभिषेक उसको पाकर गर्व से फूला नहीं समाता, दूसरी ओर वह उसके लिए जरूरत से ज्यादा पॉजिटिव होता जा रहा था। कोई उसकी खूबसूरती की ज्यादा तारीफ कर देता तो कुलबुलाहट सुगबुगाहट होने लगती उसके मन में। इन्हीं दिनों अभिषेक का चचेरा भाई पारस हैदराबाद में किसी कंपनी में 3 महीने की इंटर्नशिप के लिए आया था। अभिषेक और सनाया हैदराबाद में ही थे, तो किराए पर रहने की बजाय पारस ने इन्हीं के पास रहने की व्यवस्था कर ली। हैदराबाद में अपने रिश्तेदारों को पाकर पारस के साथ साथ अभिषेक और सनाया भी बहुत खुश थे। पारस के आने से घर में रौनक हो गई थी। सभी साथ खाते, बैठते, गप्पे मारते, वीकेंड में साथ बाहर घूमने भी जाते। अभिषेक और पारस तो साथ ही पले बड़े थे, लेकिन सनाया के साथ उसकी गजब की बॉन्डिंग देखकर अभिषेक हैरान था। वो उससे ज़्यादा सनाया का रिश्तेदार लगता था। उससे ज़्यादा गप्पे वह सनाया के साथ मारता था। अपने ऑफिस की बातें शेयर करना, अपनी फेवरेट डिश कह कर उससे बनवाना, उसकी खूबसूरती और कुकिंग की तारीफ में कसीदे पढ़ना, भाभी ये भाभी वो कहकर उसके साथ मस्ती करना। शुरू में तो अभिषेक भी उनकी मस्ती मजाक में शरीक होता, लेकिन धीरे धीरे उसके लिए यह सब असहज होने लगा। पारस इंटर्नशिप करके अभिषेक से पहले ही घर आ जाता था, लेकिन सनाया और वो इकट्ठे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते थे। जब अभिषेक आता तो उन दोनों की खिलखिलाहट, चहचहाट के स्वर उसे बाहर से ही सुनाई पड़ जाते। धीरे धीरे ये आवाज़ें कब उसके मन में आक्रोश पैदा करने लगी, कब उसके हंसी मजाक उसको जहर लगने लगे, कब देवर भाभी का स्नेहिल व्यवहार उसके शक के दायरे में आ गया, कब पारस का अस्तित्व और सनाया का निश्चल स्नेह उसके लिए असहनीय हो गया, उसे इसका एहसास भी न हो पाया। शक के छोटे से बीज का अनुकरण पल्लवित फलित होकर एक विषबैल बन चुका था, जो उन दोनों से ज्यादा तो फिलहाल उसी के अंतर्मन को विषाक्त कर रहा था। इसका प्रभाव उसके स्वभाव, घर के वातावरण, दाम्पत्य जीवन और छोटी बड़ी खुशियों पर भी पड़ रहा था। वह अब पारस से भी थोड़ा खिंचा रहने लगा था और सनाया से भी सीधे मुंह बात ही नहीं करता था। बातों में, आचरण में, तौर तरीकों में उसकी बेरुखी साफ साफ झलकती थी। छोटी छोटी बातों में खींचता। बाहर घूमने का प्रोग्राम होता तो कोई ना कोई अड़चन डाल देता। खाने की टेबल पर भी पहले कितनी हंसी ठहाके गूंजते थे, अब दबे दबे स्वर ही भिनभिनाते हैं। पारस और सनाया उसके इस बदले व्यवहार से हैरान थे। उनके मन में तो कोई चोट था नहीं जो उन्हें अभिषेक के मन के भावों की आशंका होती। वैसे तो अभिषेक ने भी कभी उनको किसी गलत स्थिति में नहीं देखा था, इसलिए अभी तक उसका शक सर्वथा निराधार था। लेकिन कहते हैं ना, अहम और वहम दोनों ही दीमक होते हैं रिश्तों के लिए। एक बार लग जाए तो खोखला करके ही छोड़ते हैं। ऐसे ही दीमक लगती जा रही थी दोनों भाइयों के प्यार भरे मधुर रिश्ते पर, साथ ही पति पत्नी के रूहानी एहसासों पर भी। एक ही बिस्तर पर गजों की दूरियां सिमट आई थी। जब भी सनाया ने बार बार उसके इस बदले व्यवहार के कारण पूछा, तब उसके पास कोई सबूत तो था नहीं और शक के आधार पर वह उन्हें दोष नहीं दे सकता था, इसलिए बस ऑफिस में ज़्यादा काम और अतिरिक्त थकान का बहाना बना दिया करता। सनाया के मन में 1-2 बार ख्याल आया भी कि कहीं इसका कारण पारस तो नहीं, लेकिन फिर उसे लगा कि अभिषेक इतना पढ़ा लिखा होकर इतनी छोटी विचारों और मानसिकता का तो नहीं हो सकता। यह सोचकर वो भी ऑफिस की ही टेंशन मानकर मन को बहला लेती। लेकिन ये तो है कि वातावरण बोझिल होता जा रहा था। बोझिलता कम करने के लिए वो जबरदस्ती कहीं घूमने के लिए भी ले चलती तो वो उनसे अलग थलग ही रहता, और फिर जब वो मस्ती करते तो बैठ के जलता, जिससे होता यह कि घूमने फिरने का सारा मजा किरकिरा हो जाता। अब पारस को भी लगने लगा था कि शायद भाई की प्राइवेसी उसकी वजह से बाधित हो रही है, और हो सकता है उनके खिंचाव का यही कारण हो। यही सोचकर उसने मन ही मन पीजी में शिफ्ट होने का निर्णय लिया। इस वीकेंड उसने घर जाना था।
क्योंकि रक्षाबंधन था और शनिवार रविवार सहित 3 छुट्टियां भी एक साथ आ रही थीं। पारस ने पीजी में रहने के लिए घर भी देख लिया था और किराया भी दे दिया था, लेकिन अभी उसने अभिषेक और शनाया को इस बारे में बताया नहीं था। और दूसरी तरफ अभिषेक के मन की विषबेल इतनी फैल चुकी थी कि उसने अपने आसपास की सारी सकारात्मक को आवृत कर लिया था। वो सही गलत कुछ न समझकर बस अपने शक्ति दिमाग को बढ़ावा दे रहा था और इसी कारण उसने सनाया को तलाक देने का मन बना लिया था। इसी संदर्भ में उसने एक वकील से भी बात कर ली थी, लेकिन वह पारस के सामने कोई बखेड़ा नहीं करना चाहता था, इसलिए वो भी पारस के घर जाने का ही इंतजार कर रहा था। अगले दिन शनिवार की सुबह की उसकी बस थी और रक्षाबंधन भी उसी दिन था। उसने बैग पहले ही पैक कर रखा था। अभिषेक भी जल्दी नहाने चला गया क्योंकि पारस को बस पर बिठाने जाना था। जब वो नहाकर तैयार होकर निकला तो ड्राइंग रूम में दोनों की भरे गले की आवाज़ से ठिठक गया। मन का शक यकीन में बदल गया कि दोनों 3 दिन दूसरे से बिछड़ने के गम में टेसुए बहारे जा रहे होंगे। वो चुपचाप अगली प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा में वहीं दरवाजे के पीछे खड़ा हो गया था कि वह उन दोनों की बातें सुन सके और दोनों को रंगे हाथों पकड़ सके। तभी पारस की आवाज़ आई, भाभी, मेरी कोई बहन तो है नहीं। हमेशा से मेरे मन में एक बड़ी बहन की चाह थी जो कि माँ की तरह देखभाल कर सके और सही समय पर रास्ता दिखा सके और जिससे एक दोस्त की तरह मैं अपनी हर बातें शेयर कर सकूं। ये तीनों रूप मुझे आप में दिखे हैं और मैं जानता हूं कि आप भी इकलौती संतान हो। आपके जीवन में भी एक भाई का अभाव है और मेरे जैसा गुड लुकिंग स्मार्ट भाई तो चिराग लेकर ढूंढने से भी नहीं मिलेगा आपको। तो क्यों ना हम आज से रिश्ता बदल लें। आप आज से मेरी प्यारी सिस हो और कैसा लगेगा जब अभिषेक को मैं भैया की जगह जीजू बोलूँगा। तो उसके ऐसा कहने पर वो दोनों जोर से हंस पड़े और दरवाजे के पीछे खड़े अभिषेक को लग रहा था कि काश की धरती फट जाए और वह उसमें समा जाए। वह कितना गलत सोचता था पारस और सनाया के बारे में, जबकि इन दोनों का रिश्ता तो कितना पवित्र और पावन है। मेरा ही दिमाग खराब हो गया था जो मैं गलत सोच रहा था। मुझे शर्म आनी चाहिए खुद पर। अभिषेक खुद पर बहुत शर्मिंदा था। दोस्तों, आपको मेरी आज की कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।